अस्सलाम वालेकुम। बीएससी एडीपी जो 2 ईयर प्रोग्राम है, उस सिलसिले में आज हम डिस्कस कर रहे हैं पास पेपर सोल्यूशन 2017 वीएल बेसिक। इसमें आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो इसमें कहा गया कि राइट ए VB6 प्रोग्राम टू एंटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम एंड कंप्यूट्स द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग टैरिफ। इसमें यानी यूज़र से हमने इनपुट लेनी है यूनिट कंज्यूम, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करना है। तो पर यूनिट रेट हमें दिया गया है, यानी 1 से 100 तक हो तो पर यूनिट रेट जो होगा 7 रुपीज़ होगा, और 101 से 300 तक हो तो पर यूनिट रेट 10 होगा, और इससे अबव हों यानी 300 से अबव हों तो 13 रुपीज़ पर यूनिट होगा। तो सिंपली हमने ये करना है कि इस रेट को जो है ना हमने मल्टीप्लाई करना होगा जितनी भी यूनिट कंज्यूम्ड होंगी और हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर हमने इसमें एक काम और भी करना है कि ये देखें कि आफ्टर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 16% सेल्स टैक्स शुड बी एडेड इन इट टू ऑब्टेन द टोटल पेएबल अमाउंट बाय द कंज्यूमर। हमने ये करना है कि जब बिल कैलकुलेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक यूनिट कंज्यूम, उसके बाद हमने ये करना है कि उस अमाउंट के अंदर हमने उसका 16% कैलकुलेट करके फिर उसको उसमें ऐड भी करना है। यानी सपोज करें कि फॉर एग्जांपल 1000 हमारा बिल आ जाता है, बिल बन जाता है, तो उसका पहले 16% निकालेंगे, फिर उसी को जो है ना अगेन बिल में ऐड करेंगे, तो वो हमारा फिर फाइनल बिल आएगा। तो देखें अब इसका सलूशन यहाँ पे पहले जो है वो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए गए। इसमें देखें यूसी यानी यूनिट कंज्यूम के नाम से बिल एक लिया गया, सॉरी वेरिएबल एक हमने लिया यूनिट कंज्यूम के नाम से तो जिससे हम यूज़र इनपुट लेंगे। देन फिर देखें हम इंडिविजुअल यूनिट्स एक वेरिएबल डिक्लेयर हमने किया, बूलियन वेरिएबल है। इसका पर्पज़ ये है कि अगर फॉर एग्जांपल यूज़र जो है वो रॉन्ग इनपुट दे देता है, फॉर एग्जांपल वो माइनस में दे देता है, तो उसको डील करने के लिए हमने ये वेरिएबल लिया। इसी तरह फिर एस टैक्स, सेल्स टैक्स और बिल के वेरिएबल हैं। अब यहाँ पे देखें कि इनपुट हम ले रहे हैं यूसी इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स इंटर यूनिट कंज्यूम, तो जो भी यूज़र इनपुट करेगा वो यूसी में स्टोर हो जाएगी। और फिर यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करा रहे हैं इफ़ की कमांड की मदद से, सिंपल इफ़ के सॉरी सिंपल इफ़ नहीं है, ये एक्सटेंडेड इफ़ है क्योंकि मल्टीपल कंडीशंस हैं। तो यूसी चेक करा रहे हैं कि 1 से अगर लेस हो तो फिर ये तो इनवैलिड होना चाहिए, तो हम ये करें कि इनवैलिड यूनिट वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू ट्रू कर रहे हैं। इनिशियल जो वैल्यू होती है ना बुलियन टाइप वेरिएबल की, तो वो फॉल्स होती है। तो ये ट्रू यानी उस वक्त होगी कि जब यूज़र इनवैलिड इनपुट देगा, मींस के 0 या उससे कम देगा, तो ये मैसेज एक प्रिंट इनवैलिड यूनिट ये डिस्प्ले हो जाएगा फॉर्म के ऊपर। और उसके बाद इस इफ स्ट्रक्चर से कंप्यूटर बाहर आ जाएगा, यानी और इसने कोई यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं करनी। और नीचे जो है इसके बाद चेक किया जा रहा है कि अगर इनवैलिड यूनिट्स जो हैं फॉल्स हैं तो तब ये कैलकुलेशन हो सेल्स टैक्स वगैरह की, बिल वगैरह की, अदरवाइज़ कुछ भी ना हो। मतलब अगर इनवैलिड इनपुट है ना हमारी, तो फिर जस्ट ये वाला मैसेज जो है ना इनवैलिड यूनिट एंटर्ड ये डिस्प्ले होगा, उसके बाद इनमें से कोई स्टेटमेंट नहीं होगी, और फिर ना ही हमारा सेल्स टैक्स कैलकुलेट होगा और फाइनल बिल कैलकुलेट होगा। अच्छा, अभी देखें कि अगर इन केस ये इनवैलिड नहीं है, वैलिड है, तो फॉर एग्जांपल यूनिट कंज्यूम्ड हमारे जो है ना वो 50 हमने एंटर किया जब ये प्रोग्राम रन हुआ। तो अब देखें ये लेस और इक्वल 100 की कंडीशन के अंदर आता है, तो यहाँ से बिल फिर हमारा 7 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट होगा, और उसके बाद कंप्यूटर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे चेक करेगा कि अगर इनवैलिड यूनिट की इनिशियल वैल्यू फॉल्स है तो फिर वो जो 50 के हिसाब से हमारी अमाउंट आएगी ना बिल की, उसका उस आंसर का 16% ये निकालेगा और फिर उसी बिल के अंदर ऐड करेगा।
यानी एस टैक्स इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाई बिल ओवर 100, यहाँ से सेल्स टैक्स निकल रहा है उस अमाउंट का, और बिल इज इक्वल टू बिल प्लस टैक्स में वो फिर दोबारा ऐड हो रहा है जी। उसके बाद फिर क्या होगा कि प्रिंट टोटल पेएबल अमाउंट, फाइनल जो हमारा बिल बन रहा है वो डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे। तो ये कंपैरेटिवली इजी प्रोग्राम था, इतना कोई मुश्किल नहीं था। अच्छा, अभी हम क्वेश्चन 7 को देखते हैं। क्वेश्चन 7 में ये कहा गया भी एक प्रोग्राम ऐसा लिखें जिसमें आप वीक के 7 डेज़ का टेम्परेचर इंटर करें और फिर इन टेम्परेचर्स का ना एवरेज निकालना है आपने, और मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर फाइंड करना है। इसके साथ साथ फिर ये करना है कि जिन डेज़ में मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर आएंगे उनके नेम भी डिस्प्ले करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मंडे को मिनिमम आ रहा है तो मंडे डिस्प्ले होना चाहिए बाकायदा। अच्छा, अब इसे देखें कि ये फर्स्ट जो 3 लाइंस हैं सोल्यूशन के अंदर, इसमें तो हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं सिंपली, जो रिक्वायर्ड वेरिएबल्स होंगे। उसके बाद हम 4th लाइन में यहाँ पे हम यूज़र से फर्स्ट डे का टेम्परेचर ले रहे हैं। एक्चुअली इसमें हमने किया ये लॉजिक ये यूज़ कर रहे हैं कि फर्स्ट डे का जो टेम्परेचर है ना वो पहले हम ले लेंगे, तो उसको हम मिनिमम भी ट्रीट कर लेंगे, यानी सपोज कर लेंगे, और उसी को मैक्सिमम सपोज कर लेंगे, जैसे यहाँ पे किया है हमने कि मिनिमम टेम्प इज इक्वल टू फर्स्ट डे टेम्प और मैक्सिमम टेम्प इज इक्वल टू फर्स्ट डे टेम्प। देन फिर हम ये करेंगे कि एक लूप की मदद से, ये जो आगे आपको नज़र आ रहा है फार की लूप की मदद से हम रियल मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करेंगे। यहाँ तो हमने सपोज किया था कि दोनों ही फर्स्ट डे का टेम्प हैं, लेकिन अब लूप की मदद से फिर हम रियल मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करेंगे। एक और काम यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि एक वेरिएबल टेम्प है जिसमें फर्स्ट डे का टेम्परेचर हम स्टोर करा रहे हैं। इसकी वजह ये भाई बाकी आगे हमने ना इस लूप के अंदर हमने ये करना है कि हमने साथ साथ जो है ना सम भी निकालना है सारे दिनों के टेम्परेचर्स का, क्योंकि हमें एवरेज कही गई है। तो टेम्प में फर्स्ट डे, क्योंकि फर्स्ट डे का टेम्परेचर लूप से बाहर ले रहे हैं ना, तो इसमें इसलिए यहाँ पे हमें ये करना पड़ेगा कि टेम्प में हम फर्स्ट डे का टेम्परेचर स्टोर करा लें। अब यहाँ पे देखें फॉर n इज इक्वल टू 1 to 6, 1 to 6 इसलिए ले रहे हैं कि डे 0 का यानी फर्स्ट डे का तो टेम्परेचर हम ऑलरेडी ले चुके हैं पहले लूप से बाहर, तो यहाँ पे हम सम कर रहे हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस टेम्प। अब टेम्प में ज़ाहिर है फर्स्ट टाइम तो फर्स्ट डे का टेम्परेचर है वो इसमें सम में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि क्या जो टेम्प के अंदर जो वैल्यू है वो मिनिमम टेम्प से कम है। स्टार्ट में तो क्योंकि आपने देखा यहाँ पे ना हमने सपोज कर लिया था कि मिनिमम भी फर्स्ट डे है और मैक्सिमम भी फर्स्ट डे का है, और टेम्प में भी फर्स्ट डे का ही पड़ा हुआ है। गोया कि ये जो टेम्प के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है ना ये मिनिमम टेम्प के इक्वल है, तो शुरू में तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, टेम्प इज़ लेस देन मिनिमम टेम्प नहीं है, क्योंकि टेम्प में भी वही वैल्यू है जो मिनिमम टेम्प में है, क्योंकि मिनिमम टेम्प में हम फर्स्ट डे का स्टोर करा रहे हैं टेम्परेचर, और टेम्प में भी फर्स्ट डे का करा रहे हैं, तो शुरू में तो ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, तो इसके आगे ये दोनों लाइनें नहीं एग्जीक्यूट होंगी। नेक्स्ट चलें, इफ़ टेम्प ग्रेटर देन मैक्स टेम्प। अब यही जो काम इधर हमने किया ना कि मिनिमम के साथ हम चेक करा रहे हैं, वही हम इधर मैक्सिमम के लिए चेक करा रहे हैं। तो टेम्प तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि टेम्प के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है ना वो मिनिमम टेम्प के इक्वल भी है, और टेम्प के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो मैक्सिमम टेम्प के इक्वल भी है। यानी इस वक्त क्या कहना चाहिए इन शॉर्ट कि मिनिमम टेम्प, मैक्सिमम टेम्प और टेम्प में एक ही वैल्यू पड़ी हुई है। अगर सेम वैल्यू है तो फिर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, तो ये वाली दो स्टेटमेंट भी फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट नहीं होगी। यानी एट द एंड ऑफ दीज टू इफ स्टेटमेंट्स क्या होगा कि हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम सेम है जो हमने पहले सपोज किए हैं वो फर्स्ट डे वाले। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेकंड डे का टेम्परेचर ले रहे हैं यूज़र से। सेकंड डे का टेम्परेचर अब टेम्प में स्टोर हो जाएगा। अब वेरिएबल टेम्प की वैल्यू जो है वो बाकी वेरिएबल से डिफरेंट होगी, तो नेक्स्ट से वापस कंप्यूटर ऊपर आएगा एन की तरफ यहाँ इस लाइन में। तो अब अगेन वो पहले तो सम में ऐड करेगा सेकंड डे का टेम्प,
अब यहाँ पे चेक हो रहा है कि क्या सेकंड डे का जो टेम्परेचर है वो मिनिमम टेम्प से कम है। तो अगर तो ये कम है, अगर टेम्प में मौजूद सेकंड डे का टेम्परेचर हमारे सपोज किए गए मिनिमम टेम्परेचर से कम है, तो फिर क्या करेगा, फिर एक नया मिनिमम डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे देखें मिनिमम टेम्प इज़ इक्वल टू टेम्प, तो वो ज़ाहिर है कि टेम्प की वैल्यू जो है ना मिनिमम टेम्प से हमारे सपोज किए गए मिनिमम से कम है। तो नया टेम्प फिर जो है नया जो मिनिमम है वो टेम्प के अंदर स्टोर वैल्यू बन जाएगी। टेम्प के अंदर स्टोर वैल्यू कौन सी है जी, सेकंड डे की। और यहाँ पे हम नीचे क्या करें, मिनिमम टेम्प डे इज इक्वल टू n। यहाँ पे ना हम उस डे का नंबर भी एक वेरिएबल मिनिमम टेम्प डे में स्टोर करा रहे हैं, जिसको हम बाद में यूज़ करके तो हम डे का नेम डिस्प्ले कराएंगे। अच्छा, यहाँ से तो फिर हमारा ना एक नया मिनिमम आ गया। अगर सपोज करें कि सेकंड डे का टेम्प फर्स्ट डे के टेम्प से कम है, तो फिर नया मिनिमम सेकंड डे का टेम्प हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से मैक्सिमम हम चेक करा रहे हैं कि टेम्प में मौजूद वैल्यू यानी सेकंड डे का जो टेम्परेचर है वो अगर ग्रेटर है हमारे सपोज किए गए मैक्सिमम टेम्परेचर से। सपोज किया गया मैक्सिमम टेम्परेचर कौन सा था, फर्स्ट डे का, तो फिर जाहिर है कि नया मैक्सिमम डिफाइन होना चाहिए। तो मैक्सिमम टेम्परेचर इज इक्वल टू टेम्प। और इसी तरह यहाँ भी हम मैक्सिमम डे वाले उसका नंबर हम स्टोर करा रहे हैं, एन की जो भी वैल्यू, क्योंकि हमने बाद में फिर उसका नेम भी डिस्प्ले कराना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये लूप जो है ना ये तो इसी तरह चलती रहेगी 6 तक, यानी बाकी जो 6 डेज़ हैं बारी बारी हर एक का टेम्परेचर हमारे फर्स्ट डे के टेम्परेचर के साथ कंपेयर किया जाएगा। तो अगर वो उस नेक्स्ट डे का टेम्परेचर हमारे सपोज किए गए टेम्परेचर से कम है तो नया मिनिमम आ जाएगा, और अगर ज़्यादा है तो फिर नया मैक्सिमम आ जाएगा, और इसी तरह ये लूप चलती जाएगी। एट द एंड ऑफ दिस लूप हमारे पास रियल मिनिमम और मैक्सिमम आ जाएंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट ये हमने करना है कि यानी एट दिस स्टेज हमारे पास क्या होगा, एक तो सम आ चुका है, दूसरा हमारे पास रियल मिनिमम आ चुका है, और फिर रियल मैक्सिमम भी आ चुका है। अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि मिनिमम टेम्प डे फाइंड करना है, यानी उसका नाम। तो वो हम ऑलरेडी जो है ना ऊपर आपने देखा कि लूप में जो है ना एन की वैल्यू हम जो रियल मिनिमम जिस दिन आ रहा है तो उस दिन की एन की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास मौजूद होगी। तो इसी को लेके हम फिर सेलेक्ट केस की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे कि मिनिमम टेम्प के अंदर जो भी स्टोर है ना, सपोज करेंगे उसमें मिनिमम टेम्प के अंदर जो है वो 2 स्टोर था। तो 2 का मतलब ये होगा कि ये जो केस स्ट्रक्चर है यहाँ से ये वाला केस एग्जीक्यूट होगा कि मिनिमम टेम्प डे नेम इज इक्वल टू वेडनेसडे। तो इसी तरीके से अगर कोई एन की वैल्यू कुछ और है, सपोज करें 5 है, तो फिर सैटरडे उसमें स्टोर हो जाएगा। तो ये वाला जो सेलेक्ट केस स्ट्रक्चर है ना, इसमें जस्ट हम ये कर रहे हैं कि हम वो जो ऊपर लूप के अंदर हम एन की वैल्यू स्टोर करा रहे हैं ना मिनिमम के तौर पे, तो उस वैल्यू की वजह से ना हम डे का नाम मालूम कर रहे हैं, नेम फाइंड कर रहे हैं। इन द सेम वे एक और सिलेक्ट के स्ट्रक्चर नीचे हमने लगाया यूज़ किया, तो इसमें बिल्कुल उसी तरीके से मैक्सिमम हम फाइंड कर रहे हैं। मैक्सिमम मतलब ये कि मैक्सिमम डे का जो नंबर है ना, जो एन के ज़रिए मैक्स टेम्प डे में स्टोर हुआ, तो उस नंबर की मदद से हम मुख्तलिफ केसेस चेक कर रहे हैं और हम डे का नाम मालूम कर रहे हैं किस डे का ये जिस टेम्परेचर मैक्सिमम था। तो एट द एंड ऑफ दिस कोडिंग यहाँ पे फिर हमारे पास अब ये देखें एवरेज कैलकुलेट हम कर रहे हैं। सम तो ऑलरेडी हमारे पास है, इसको डिवाइड सिंपली कर रहे हैं 7 पे, तो एवरेज आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो 3 लाइन है ना, इनमें हम क्या डिस्प्ले कर रहे हैं, मिनिमम टेम्परेचर डिस्प्ले कर रहे हैं और मिनिमम टेम्परेचर डे नेम भी डिस्प्ले कर रहे हैं साथ, और फिर जो मिनिमम टेम्परेचर वाकई है वो डिस्प्ले करा रहे हैं, यानी मिनिमम टेम्परेचर की वैल्यू डिस्प्ले करा रहे हैं, उसके बाद उस दिन का नाम डिस्प्ले करा रहे हैं। तो इसी तरीके से
इन द सेम वे मैक्सिमम के भी वैल्यू भी डिस्प्ले करा रहे हैं और फिर हम टेम्परेचर वैल्यू डे भी डिस्प्ले करा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये इसमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखने को कहा गया कि जिसमें एक 100 एलिमेंट की अरे लेनी है और जिसमें से फिर आपने एक रिक्वायर्ड आइटम सर्च करना है और उसकी इंडेक्स रिटर्न करके डिस्प्ले करनी है। अब ये वाला जो प्रोग्राम है इसका सोल्यूशन ये आईटी सीरीज़ की जो VB6 की बुक है उसके अंदर एग्जैक्टली चैप्टर 7 में इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो बाकी फिर इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्ट और कंट्रोल में क्या फ़र्क है। तो अक्सर बात ये भी कंट्रोल जो है वो तो टूल बॉक्स के अंदर मौजूद कोई भी कंट्रोल है, बटन या टेक्स्ट बॉक्स वगैरह, जिसकी एक इंटरफेस होती है, एक उसकी यूज़र इंटरफेस मौजूद है, बटन की एक शेप मौजूद है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि उसकी एक इंटरफेस भी हो, वो तो थ्रू कोडिंग भी हम क्लासेस क्रिएट करके अपनी तो फिर उसकी ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट तो हम एक्चुअली दोनों को ही कह सकते हैं, कंट्रोल को भी और जो कोडिंग के ज़रिए बनाई गई हो उसको भी ऑब्जेक्ट कहेंगे, लेकिन कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ वो वाला होगा जिसकी इंटरफेस है। तो दूसरा प्रोसीजर और फंक्शन के दरमियान डिफरेंस पूछा गया। तो ये प्रोसीजर और फंक्शन में डिफरेंस मेन यही है कि फंक्शन जो है वो वैल्यू रिटर्न करता है और प्रोसीजर फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता।